आपका एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले पार्ट 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन या तो कह सकते हैं कि 1 घंटे की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं सभी को एक एक करके कवर कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए उसके लिए महत्वपूर्ण है जो नीट के साथ साथ CUT तथा मेडिकल कॉलेज के जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इस प्रकार से आप लोग प्रत्येक क्लास को डेली के डेली आप लोग देखा करिए। हम इसमें से पार्ट वाइज क्लास को ला रहे हैं। आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे जिसमें से सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है, वो चाहे वो पुराना प्रीवियस ईयर है जिसमें पहले PMT तथा CPMT के थ्रू पेपर होता था और अब उसी CPMT तथा AIPMT को मिलाकर ही नीट का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा कि एक पेपर CPMT का है या AIPMT का है। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से देखा करिए और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को शेयर कर दिया करिए तथा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दिया करिए कि क्लास आपको कैसी लगती रहती है। और डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम चलते हैं 25 के आगे 26 क्वेश्चन को, क्योंकि 25 क्वेश्चन को कवर किया जा चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलते हैं 26 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और क्वेश्चन के आंसर को आप लोग खुद से जज करिए कि उसमें से कौन सा ऑप्शन उसमें से राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन में 26 देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स, देखिए कौन सा हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स के ऊपर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड किया जा चुका है, जाकर वहां से आप लोग उस क्लास को देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हार्मोन्स का जोड़ा उदाहरण है जो कोशिका झिल्ली से आसानी से प्रवेश कर लक्षित कोशिका और ग्राहक में अंतर प्रवेश कर जाता है। कहा जा रहा है कि ऐसे कौन सा जोड़ा हार्मोन्स का जोड़ा है जो कोशिका झिल्ली से आसानी से प्रवेश कर लक्षित कोशिका और ग्राहक में अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वो 2 हार्मोन्स कौन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर देखा जाता है तो कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरॉन्स है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंसुलिन के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं, थायराइड या कहा जाता है कि कंप्लीट हार्मोन्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, या तो हार्मोन्स बाय कपिल सर भी डालेंगे तो भी आपको पूरा का पूरा क्लास आपको मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं। कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन्स है जो एक जोड़ी हार्मोन्स है जो कहा जा रहा है कि देखिए कोशिका झिल्ली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाई जाती है या जंतु कोशिका में पाई जाती है, या तो किस कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। बाकी देखिए कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन्स है जो कोशिका झिल्ली से आसानी से प्रवेश कर वहाँ पे कहा जाता है कि उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, किसकी कोशिका झिल्ली के अंदर। अब कहा जा रहा है कि इसमें देखिए क्या है, कॉर्टिसोल तथा देखिए क्या कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो लिपिड कहा जा रहा है कि लिपिड में घुलनशील होते हैं। अब देखिए लिपिड में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड्स में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड्स में घुलनशील नहीं होते। तो कहा जा रहा है कि कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड्स में घुलनशील होते हैं। अब लिपिड्स के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जाकर वहाँ से क्लास देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। लिपिड्स में घुलनशील है, ये सीधे कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर टारगेट कोशिका, कहा जा रहा है कि ऐसी कोशिका जो क्या होती है बाहरी परतों का निर्माण करती है या बाहरी कोशिका की बाहरी परतों को क्षतिग्रस्त करने के लिए, उस कोशिका की बाहरी परत को नष्ट करने के लिए ये क्या कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आवश्यक होते हैं। अब कहा जा रहा है कि टारगेट कोशिका में पहुंच जाते हैं और अंतर कोशिकीय रिसेप्टर से ये बढ़ जाते हैं और बढ़कर ही क्या कहते हैं वो आसानी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से 26 को और कहा जाता है कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन तथा
इस एपिसोड का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, लेकिन आपका एक क्वेश्चन बारीकी से देखा करिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 25 क्वेश्चन को नहीं देखे तो उस वीडियो को अपलोड किया जा चुका है, जाकर वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। एमनियोसेंटेसिस तकनीक जो जैव रसायन में कैरियोप्टिली कहा जा रहा है कि कैरियोप्टिकली द्रव के परीक्षण में उपयोग किया जाता है, जिससे आनुवंशिक और गुणसूत्री फीटस अवस्था का पता पैथोलॉजिस्ट लगाते हैं। कहा जा रहा है कि आनुवंशिक गुणसूत्र फीटस अवस्था का पता पैथोलॉजिस्ट लगाते हैं। तो पैथोलॉजिस्ट किसका पता लगाते हैं? ये देखिए CPMT में आया हुआ है 2015 में। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। तो नीट आप मान लीजिए बाद में लागू किया गया है, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन क्या CPMT तथा AIPMT के थ्रू आ रहे थे। तो कहा जा रहा है इसमें जो एमनियोटिक द्रव होता है, जो कहा जाता है एमनियोटिक जो द्रव होता है, ये क्या जाता है, ये आसानी से पैथोलॉजिस्ट लगाकर ये कहा जाता है कि एक ऐसा द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव एक ऐसा द्रव होता है जो आसानी से कैरियोप्टिकली द्रव के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। ये इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ये जिसमें आनुवंशिक गुणसूत्र तथा फीटस अवस्था का पता पैथोलॉजिस्ट लगाते थे। पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पैथोलॉजिस्ट किसके अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए कहा जा रहा है कि एमनियोसेंटेसिस तकनीक में फीटस का फ्लूइड कहा जा रहा है फीटस का फ्लूइड एमनियोटिक द्रव्य लिया जाता है, जिससे जैव रसायन परीक्षण किए जाते हैं तथा आनुवंशिक व गुणसूत्री अवस्थाओं की जांच होती है, जिसे पैथोलॉजिस्ट करते हैं। तब इसमें सिंपल सा है कि एमनियोटिक द्रव का प्रयोग ही एमनियोसेंट्रिस तकनीक तथा जैव रसायन के कैरियोप्टिकली द्रव के रूप में परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए कारा के कथन, अब कारा क्या है? देखिए कारा कहा जा रहा है कि 28 में कारा में लैंगिक जनन कहा जाता है कि इसमें जो लैंगिक जनन होता है ये ग्लोब्यूलस या पूधानी कहा जाता है कि ग्लोब्यूलस तथा पूधानी के रूप में किया जाता है। तो अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि ग्लोब्यूलस या पूधानी क्या होते हैं? ये सदैव जो पूधानी, देखिए पूंधानी एक किसका भाग होता है? ये सदैव नर जनन भाग होता है। कहा जा रहा है कि ये पूंधानी जो होता है यह नर जनन भाग होता है। पूंधानी जो नर जनन भाग होता है, तो नर जनन भाग न्यूक्लियो कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोल या अंडाधारी कहा जा रहा है कि देखिए अंडाधारी कौन होती है? अंडधारी। ये देखिए पूंधानी जो होती है ये नजर भाग होता है, और जो अंडधारी होता है ये मादा भाग होता है। तो नामक ये जो दो जनन अंग की सहायता से होता है। कहा जा रहा है कि कारा में लैंगिक जनन, ग्लोब्यूलस में जिसमें एक नर होता है एक मादा होता है, तो नर में पूंधानी होता था, मादा में अंडाधारी होता है। तो कारा में स्थिति के अनुसार देखा जाता है तो अंडधारी ऊपर की ओर तथा पूंधानी सदैव नीचे की ओर स्थित होती है। तो कहा जा रहा है कि कारा जो होता है एक प्रकार का शैवाल होता है, जो कहा जाता है कि इसके अंडधारी जो होते हैं या अंडधारी या तो कहा जाता है कि जो मादा जनन भाग होते हैं यह सदैव ऊपर की ओर होते हैं, तथा जो नर जनन भाग होता है या जो पूंधानी होता है ये सदैव नीचे की ओर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 का कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात किया जाता था। अगर उसको समझ लिए तो अब देखिए कहा जा रहा है ऊपर अंडधारी तथा नीचे गोल कहा जा रहा है कि नीचे गोल पूंधानी। तो देखिए कहा जा रहा है कि अभी आप लोगों को क्वेश्चन में समझा गया कि जो कारा में कहा जाता है कि सदैव कारा में अनुसार कौन सा था? ये जो अंडधारी था वो ऊपर था तथा नीचे की ओर पूंधानी था। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल की एक ही पादप में उपस्थित होते हैं। ए भी दोनों के दोनों राइट आंसर है। अब देखिए ऊपर पूंधानी तथा नीचे अंडधारी, ये आपका ये क्या है? ये गलत है। तो कहा जा रहा है कि जो गलत है वही इसका सही आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी भाग पर सदैव अंडधारी तथा निचली भाग पर पूंधानी होती है। जाते सिंपल सा पूंधानी और स्थितिधारी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग समझिए कि ऊपर सदैव ये
मादा भाग होता है तथा निचले हिस्से में सदैव पूर्णधानी जाता है, नर जनन भाग पाया जाता है। एक किसमें पाया जाता है, एक कारा में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है। देखिए प्लेनेरिया एक ऐसा जंतु होता है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। तो कहा जा रहा है कि अब देखिए पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है, तो एक कहा जाता है कि इस संपूर्ण शरीर को अलग अलग भागों में डिवाइड करके क्या करता है, जितने भागों में विभाजित होता है उतने ही भागों में अपने शरीर का संपूर्ण शरीर के रचना का निर्माण करता है। इस प्रकार से देखा जाता था, इसमें पुनरुत्पादन या पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्लेनेरिया तथा प्लेटीहेल्मिन्थीज सदस्य कहा जाता है कि जो प्लेनेरिया होता है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का सदस्य होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का सदस्य होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज या कहा जाता है कि पादपों के जंतुओं के वर्गीकरण या पादपों के वर्गीकरण के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उस क्लास को जाकर देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको इतना पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो ये नहीं कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होगा। बस इससे आपको हिंट लेना है कि इसी आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि जंतु और पादप का वर्गीकरण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेनेरिया में किस प्रकार के जनन की क्षमताएं पाई जाती है उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो आगे आपके आने वाले एग्जाम में आपका अमीबा से भी पूछ सकता है, अमीबा से भी पूछ सकता है, या तो बीजांड से भी पूछ सकता है। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्लेनेरिया जो होता है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज सदस्य संघ का सदस्य होता है। इसमें पुनर्जनन या पुनरुत्पादन या कहा जाता है कि पुनरुद्भवन की इसमें 3 नाम से जाना जा रहा है। देखिए 3 नाम से इसको कौन कौन सा जाना जा रहा है, इसमें ध्यान से देखिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसको पुनर्जनन भी कहा जाता है, या तो इसे पुनरुत्पाद भी कहा जाता है, या तो इसी को पुनरुद्भवन भी कहा जाता है। पुनरुद्भवन के अपूर्ण क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन के अंतर्गत जीव के क्षतिग्रस्त भागों से कोशिकाएं दीर्घीकरण या कहा जाता है कि अलग अलग भागों में विभाजित होकर ऊतकों का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप नवीन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक जो प्लेनेरिया होता है एक शरीर इसका रहता है, जितने खंडों में विभाजित होता है उतने ही प्रकार के नए जीव का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 30 का। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही क्वेश्चन पूछा गया, AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में आया था, ये भी 2014 में था। अब देखिए कहा जा रहा है कि सही क्वेश्चन को आप इसमें ढूंढना है। तो कहा जा रहा है कि घासों के बीज भ्रूणपोष नहीं होते हैं, तो ये इसका गलत है, क्योंकि घासों के बीच में भी भ्रूणपोष पाया जाता है। आम एक अनिषेक फली फूल है, ये क्या है जिसका ये गलत है, क्योंकि ये आम एक अपुष्प अनिषेक फली न होकर क्या निषेक फली होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मक्का के दाने में एक प्रोटीनीकृत एल्यूरोल परत उपस्थित होता है। तो कहा जा रहा है कि मक्का के दाने में एक प्रोटीनीकृत एल्यूरोन परत उपस्थित होता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन एक बंद स्त्रीकेसर को बंद पुंकेसर कहा जाता है, ये इसका गलत आंसर है। तो कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर कौन सा है। देखिए कहा जा रहा है कि मक्के के दाने या कहा जा रहा है कि अनाज के बीज, जैसे मक्का हो गया, मक्का में बीजावरण जो उसके बीज का बाहरी आवरण होता है उसी को बीजावरण कहा जाता है। कि बीजावरण जो होती है उसी को झिल्लीदार तथा फल भित्ति से सम्मिलित होता है। इसी में भ्रूणपोष स्थूलीकृत होता है तथा भोजन संग्रहण का कार्य करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है। कहा जा रहा है कि इसमें भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होती है, जिसे
एलुरॉन सतह भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जो मक्का की जब सबसे बाहरी परत होती है, जो प्रोटीन युक्त एलुरॉन के सतह को उपस्थित होती है, इन्हीं सतह को ही एलुरॉन सतह भी कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी, मक्का के दाने में एक प्रोटीनीकृत एलुरोल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सजात पुष्पी पराग में क्या होता है। देखिए क्या सजात पुष्पी पराग में क्या होता है, तो सजात पुष्पी पादप में देखा जाता है पराग में। देखिए सजात पुष्पी पराग में कहा, देखिए जब समान जाति के पुष्प परागण की क्रिया करते तो उसी को सजात पुष्पी कहा जाता है। तो एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के परागण से क्रिया करने पर ही क्या जाता है, सजात पुष्पी पराग होता है। देखिए दोनों के दोनों समान जाति के होते हैं, उसी में समजाति या सजातीय पुष्पी परागण में पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प से उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। इसी को स्वपरागण भी कहा जा सकता है या तो सजात पुष्पी परागण भी कहा जाता है। अर्थात एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प पराग कणों द्वारा होता है। अगर आपको पुष्प के परागण के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, क्लास 12 के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उसमें से आपको स्वपरागण पर परागण या पुष्प में होने वाली लैंगिक जनन के बारे में स्पष्ट रूप से एकदम अच्छे से समझाकर उसमें वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जाकर वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पराग टिकिया पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपस्थित होता है। कहा जा रहा है पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है, तो पराग टिकिया किस लिए उपस्थित है, कहा जा रहा है एक खाद्य संपूरक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य संपूरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है पराग टिक्की, देखिए बाजार में उपलब्ध पराग टिकिया या इसी को टिक्की भी कहा जाता है। टिक्की में खनिज तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। कहा जा रहा है कि इसमें ये बाजार में उपलब्ध होने वाला खाद्य संपूर्ण पदार्थ होता है, जिसमें कहा जाता है कि इस खाद्य तत्व इसमें ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जिसमें खनिज तत्व की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। कहा जा रहा है कि आजकल पराग टिकिया को खाद्य संपूरक के लिए उपयोग करने का चलन बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि आजकल जो खाद्य संपूरक के रूप में इस जो पराग टिकिया तो इसका प्रयोग किया जा रहा है या इसका चलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। इसका उपयोग वजन कम करने, रुधिर स्राव समस्या या खांसी व मन या उल्टी, खूनी दस्त तथा मस्तिष्क रुधिर स्राव इत्यादि में प्रयोग किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पराग टिकिया बाजार में उपलब्ध होने वाला एक खाद्य संपूरण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रचलन वर्तमान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर इसकी बात किया जाता है तो इसका उपयोग आज हम लोग वजन घटाने में या रुधिर स्राव की समस्या, खांसी, जुकाम, खून दस्त, इन सभी के प्रयोग में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तंतु रूप समुच्चय का क्या कार्य है। कहा जा रहा है कि तंतु रूप समुच्चय का क्या कार्य है, तो तंतु रूप समुच्चय का मुख्य कार्य की बात किया जाता है। इसमें परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन होता है। कहा जा रहा है कि इसमें परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन ही तंतु रूप समुच्चय का कार्य होता है। कहा जा रहा है कि तंतु रूप समुच्चय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन कराना ही तंतु रूप समुच्चय का मुख्य कार्य होता है। देखा जा रहा है कि इसमें तंतुरूप इसी को फिलीफॉर्म समुच्चय भी कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि फिलीफॉर्म समुच्चय सहायक कोशा में उपस्थित होता है। कहा जा रहा है कि फिलीफॉर्म समुच्चय सहायक कोशा में उपस्थित होता है। यह मादा युग्मकोद्भिद में अंड कोशिका से संलग्न होता है। कहा जा रहा है कि यह मादा युग्मकोद्भिद में अंड कोशिका से संलग्न होता है। अंड कोशिका क्या होती है या अंडाशय क्या होता है, आप लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर को अगर आप लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन को अगर एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी को आप लोग एक एक करके कंप्लीट कर सकते हैं और या तो कर सकते हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। इसी में कहा जा रहा है कि यह मादा युग्मकोद्भिद में अंड कोशिका से संलग्न होता है। यह तंतुरूप समुच्चय का मुख्य परागनली में
परागनली के प्रवेश कर मार्गदर्शन करता है। तो सिंपल सा है कि तंतुरूप समुच्चय का मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पर परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का, देखिए 34 क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 34 क्या है, देखिए 34 में क्या है, एल्बुमिन रहित बीज किससे उत्पादित होता है। कहा जा रहा है कि एल्बुमिन रहित बीज किससे उत्पादित होते हैं। तो इसमें एक बात किया जा रहा है कि एल्बुमिन रहित बीज किस में उत्पादित होते हैं। तो एल्बुमिन रहित बीज किस में उत्पादित होते हैं, तो ये सदैव मटर में उत्पादित होते हैं। कहा जा रहा है कि अभ्रूणपोषी या एल्बुमिन रहित, कहा जा रहा है कि एल्बुमिन को कहा जाता है कि एल्बुमिन, देखिए सिंपल सा कि थोड़ा सा जो आपका बायोलॉजिक पोर्शन होता है, आप उसमें से कुछ ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, उसको भी आप लोगों को बारीकी से लिख कर उसको याद करना होगा, क्योंकि आपके बुक में पीछे दिया होगा कि इंग्लिश और हिंदी में वो नाम। तो आप लोग एक बार कोशिश करिएगा कि उसको लिख कर आप लोग हिंदी तथा इंग्लिश में दोनों में उसका नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये जो क्वेश्चन है आपको आता रहेगा, लेकिन हिंदी में आप लोग पढ़े रहेंगे और इंग्लिश में उसका नाम दे देगा, और उसमें आप लोग कन्फ्यूज होकर जो आया हुआ क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर आएंगे। इसलिए एक बार आप लोगों को इंग्लिश वाले हिंदी में, और हिंदी वाले एक कभी कभी उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंग्लिश में लिखकर भी आप लोग आसानी से उसको पहले एक जितने भी मीनिंग है पीछे दिया गया है सभी की एक बार आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, या तो कह सकते हैं कि उसको याद ही कर लीजिएगा। अब कहा जाएगा एल्बुमिन को ही कहा जाता है कि अभ्रूणपोषी, कहा जा रहा है कि अभ्रूणपोषी। अब देखिए अभ्रूणपोषी नाम आ जाएगा तो आप लोगों इसको अभ्रूणपोषी, जैसे अभ्रूणपोषी आ गया शब्द तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर कहा जाए एल्बुमिन रहित था तो इसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी आप लोगों को नहीं पता था, क्योंकि उसका इंग्लिश आपको नहीं पता था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अभ्रूणपोषी या एल्बुमिन रहित बीज में मटर, चना, कहा जा रहा है कि मटर हो गया, चना हो गया, सेम हो गया। यहाँ तक कहा जा सकता है कि इसमें दलहनी पादप जो थे उसी में इत्यादि दलहनों में उत्पन्न होते हैं। कहा जा रहा है कि अभ्रूणपोषी रहित बीज जो होते हैं यह सदैव दलहनी पादप में, जिसमें मटर, चना, सेम इत्यादि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के बीजों में बीजपत्र लघु, बीजपत्र इसका क्या है तो बहुत ही छोटा था एवं कम विकसित होते हैं। कहा जा रहा है कि छोटे तथा बहुत ही कम विकसित होते हैं। जब बीज अंकुरण से पूर्व, कार्य के जब इसमें बीज अंकुरण से पूर्व संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग कर लेता है। कहा जा रहा है कि जब बीज अंकुरण से पूर्व संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लेता है, तब ऐसे बीजों को एल्बुमिन रहित या तो कहा जाता है कि अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि मटर हो गया, या तो कहा जा सकता है कि एल्बुमिन, या तो कहा जाता है कि अभ्रूणपोषी पादप किसमें पाया जाता है, तो सदैव दलहनी पादपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृतबीजियों की चारित्रिक विशेषता द्विनिषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु कोशिका से संयोग करता है तथा दूसरा शुक्राणु किससे संयोग करता है। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी की चारित्रिक विशेषता निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु कोशिका से संयोग करता है, एक शुक्राणु अंडाणु कोशिका से संयोग करता है तथा दूसरा शुक्राणु किससे संयोग करता है, किससे संयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि केंद्रीय कोशिका से संयोग करके त्रिगुणित ऊतक बनाता है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कोशिका से संयोग करके त्रिगुणित ऊतक का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, कहा जा रहा है कि जब द्विनिषेचन की प्रक्रिया, कहा जा रहा है कि सदैव आवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। तो कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन आवृतबीजी का विशेष चारित्रिक लक्षण होता है। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन की प्रक्रिया के लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रक्रम के दौरान भ्रूणपोष में स्वतंत्र होने के पश्चात एक नर युग्मक, जिसे नर युग्मक को शुक्राणु तथा अंड कोशिका में संयोग करके युग्मनज बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब कहा जा रहा है कि यह संयुग्मन कहलाता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसी क्रिया को संयुग्मन कहा जाता है। संयुग्मन की अवस्था को ही उसमें निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद ही धीरे धीरे क्या जाता है, कुछ महीने बाद ही उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से ही परिपक्व शिशु का निर्माण होता है। कहा जा रहा है कि दूसरा
जैसे एक संयुग्मन कहलाता है तथा दूसरी शुक्राणु नर युग्मक द्वितीय केंद्रक की बात किया जाता है तो उसमें केंद्रीय कोशिका के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक कहा जा रहा है कि दो इसमें द्वितीय केंद्रक और एक केंद्रक मिलकर एक त्रिगुणित का निर्माण करते हैं, तो इसी को कहा जा रहा है त्रिगुणित उत्तक का निर्माण करता है। तो इसमें त्रिगुणित केंद्रक भ्रूणकोश बना लेता है। इस प्रकार निषेचन दो पदों से पूर्ण होते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है दो पदों से पूर्ण होता है, क्योंकि इसमें त्रिनिषेचन की प्रक्रियाएं होती है। तो इसमें एक अगुणित तथा एक गुणित होते हैं। तो गुणित में इसमें संख्या 2 होती है, ये युग्मनज होते हैं। एक युग्मनज मिलकर ही क्या त्रिसंलयन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार निषेचन दो पादों में पूर्ण हो जाता है, अतः इसी निषेचन को द्विनिषेचन कहा जाता है। द्वितीयक नर युग्मक शुक्राणु तथा केंद्रीय कोशिका जिसी को द्विगुणित के संयुग्मन को ही त्रिसमेकन भी कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि केंद्रीय कोशिका से संयोग करके त्रिगुणित उत्तक का निर्माण करता है। एक किसमें होता है? ये सदैव आवृतबीजी पादपों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आवृतबीजियों में लघु बीजाणु जनन के दौरान एक एकल लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने टेट्राड बनाते हैं। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी में लघु बीजाणु जनन के दौरान आवृतबीजी में लघु बीजाणु जनन के दौरान एक एकल लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने टेट्राड बनाते हैं। तो इसमें सदैव एक टेट्राड का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 की आवृतबीजी में लघु बीजाणु जनन के दौरान प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कहा जा रहा है कि प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका 2 या 3 भागों में विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। कहा जा रहा है कि 2 या 3 भागों में विभाजन द्वारा अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का क्रियात्मक अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही जनन की मैं बात किया जाता है तो उसमें जो कोशिकाओं का विभाजन होता है सदैव अर्धसूत्री विभाजन से होता है। अब इसके बाद इसके फलस्वरूप कहा जा रहा है कि इसमें 4 लघु बीजाणु या 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। इसमें कहा जा रहा है कि 4 अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि चार लघु बीजाणु के निर्माण के समय केंद्रक में प्रथम विभाजन के कहा जा रहा है कि केंद्रक में पहला विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही इसमें केंद्रक का प्रथम विभाजन होता है इसमें, तो इस क्रिया में कोशिका विभाजन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो पाता है तथा ये चारों बीजाणु चतुष्फल कार्य रीति से विन्यासित रहते हैं, या कहा जा सकता है कि ये चारों बीजाणु चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का टेट्राड या चतुष्क का निर्माण करते हैं। तो इसमें कितने टेट्राड का निर्माण करते हैं? तो एक सदैव एक, या कहा जाता है कि एक चतुष्क का निर्माण करता है। टेट्राड को ही चतुष्क भी कहा जाता है। चतुष्क मतलब 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं, तो इसी चतुष्क को ही टेट्राड या इसी 4 भागों को ही एक टेट्राड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझा अंत्यवाहिका कहा कि अंतवाहिका है। कहा जा रहा है कि मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझी अंत्यवाहिका है। कौन सा अंतवाहिका है? देखिए बात किया जा रहा है कि मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझी अंतवाहिका कौन सी होती है। तो इसमें देखा जाता है तो इसमें मूत्र मार्ग होता है। अगर कि मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली दोनों में कौन साझा करता है? तो मूत्र मार्ग साझा करता है। कहा जा रहा है कि मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली को साझा अंत्यवाहिका मूत्र मार्ग है, जो मैथुन के दौरान शुक्राणु का भी पथ है। इसकी लंबाई लगभग में 12 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये एक शिश्न के समापन छोर पर खुलती है। आप लोग नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी कंप्लीट वीडियो एकदम अच्छे से समझाते हुए अपलोड किया जा चुका है। जाकर वहां से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और तथा उससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को आप लोग आसानी से कर पाएंगे अगर एक बार वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 38।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य, कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है, या निम्नलिखित में से ए कोई पैदा करना होता है, तो इसमें कौन सा क्या 38 का क्या हो जाता है कि इसमें स्तनधारी जंतुओं में कार्पस ल्यूटियम को ही पीली ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली ग्रंथि। कार्पस ल्यूटियम को ही पीली ग्रंथि का मुख्य कार्य कहा जाता है। तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसी को गर्भधारण हार्मोन्स कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन को ही गर्भधारण हार्मोन्स का स्रावण भी करता है। तो इस प्रकार से एस्ट्रोजन हार्मोन्स अंडाशय की ग्राफियन पुटिका की थीका इंटरना से स्रावित होता है। कहा जा रहा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स अंडाशय की ग्राफियन पुटिका की थीका इंटरना से स्रावित होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन थीका की परिवर्धित रूप पीली ग्रंथि कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहा जा रहा है कि एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनेडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। कहा जा रहा है कि गर्भवती स्त्री में गोनेडोट्रोपिन की सही प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो गोनेडोट्रोपिन की सही प्रक्रिया जो होती है तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो इसमें जैसे ही इसमें कहा जा रहा है कि मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन अपरा द्वारा स्रावित प्रोटीन हार्मोन्स होता है। कहा जा रहा है कि मानव में जो कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन अपरा द्वारा स्रावित होता है। अपरा क्या हो जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो इस वीडियो को मतलब अब बनाकर अपलोड किया जा चुका है, जाकर वहां से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। उसके लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पिन कर देंगे। कहा जा रहा है कि इसमें अपरा द्वारा स्रावित प्रोटीन हार्मोन्स होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्लेसेंटा मानव प्लेसेंटल सोमेटोट्रोपिन, इसमें कहा जाए कि मानव प्लेसेंटल सोमेटोट्रोपिन हो जाता है, जो प्रोटीन एस्ट्रेडियोन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है जो स्टेरॉयड हार्मोन का स्रावन भी करता है। ये कहा जाता है कि मानव कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का उच्च स्तर गर्भधारण को बनाए रखने में सहायक होता है। इसलिए कहा जाता है इसकी उच्च स्रावित मात्रा में एस्ट्रोजन कौन होता है? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण हार्मोन का संश्लेषण उद्दीप्त करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है कि कहा जाता है कि HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का उद्दीपन करना होता है। तो HGC इसमें कहा जा रहा है कि HGC से इसमें देखिए कहा जा रहा है कि मानव HGC में देखिए क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन अपरा कहा जा रहा है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का उच्च स्तर एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के संश्लेषण का उद्दीपन करना ही इसमें गर्भवती गोनेडोट्रोपिन का सही क्रम दर्शाता है। या तो यहाँ पर करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि गर्भवती स्त्रियों में गोनेडोट्रोपिन की सही प्रक्रम कौन सा होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिन अपरा का उच्च स्तर एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के संश्लेषण का उद्दीपन करता है। संश्लेषण मतलब क्या, यहाँ वो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करता है। संश्लेषण में क्या जाता है, यहाँ पे निर्माण करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 के देखिए।
40 के देखिए कहा जा रहा है कि ट्यूबेक्टोमी बंध्यकरण की एक विधि है जिसमें कहा जाएगा ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो जिसकी एक विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 40 में देखा जाता है कि इसमें कहा जा रहा है कि ट्यूबेक्टोमी बंधता की एक विधि है जिसमें कहा जाता है कि इसमें सदैव डिंबवाहिनी कहा जा रहा है कि इसमें डिंबवाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। कहा जा रहा है कि ट्यूबेक्टोमी बंधता की एक विधि कौन सी होती है, तो इसमें डिंबवाहिनी नली का छोटा भाग निकाल कर बांध दिया जाता है, इसी को ट्यूबेक्टोमी बंधता कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कहा जाता है कि ट्यूबेक्टोमी मानव स्त्री में बंध्यकरण की अस्थायी विधि होती है। कहा जा रहा है कि ये कहा जाता है, सिंपल समझिए कि मादा में कहा जाता है कि आप लोग जानते होंगे कि कहा जाता है कि एक स्त्री में ये कहा जाता है कि ऑपरेशन कर उसके फिलिपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है, अलग कहा जाता है, जिसके द्वारा कहा जाता है कि उस समय उन दोनों की एक अस्थाई बंध विधि होती है। कहा जा रहा है कि एक अस्थाई बंध विधि होती है। आप लोग इसके ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऑपरेशन कहा जाता है कि महिलाओं में ऑपरेशन कर उसमें जनन की प्रक्रिया या कहा जाएगा निषेचन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो इसी निषेचन की प्रक्रिया को रोकने की प्रक्रिया ही ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। कहा जा रहा है कि ट्यूबेक्टोमी मानव स्त्री में बंध्यकरण की अस्थाई विधि होती है। इस अस्थाई विधि में डिंबवाहिनी नली का छोटा भाग निकाल दिया जाता है या कहा जा सकता है कि इसको अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। यह अंड विसर्जन की बाधित हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे इसको नली को काट दिया जाता है, काटने के बाद कहा जाता है कि इसमें से जितने भी अंड का उत्सर्जन होता है वो आसानी से रिलीज नहीं हो पाता है और गर्भाशय तक नहीं स्थानांतरित हो पाता है। जब गर्भाशय तक उसके अंड स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं तो वहाँ से निषेचन की प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पाती। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती तो ये एक प्रकार की अस्थायी विधि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि डिंबवाहिनी में भी विधन की प्रक्रिया क्या कराती है, तो ये सदैव ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि डिंबवाहिनी नली का छोटा भाग निकाल दिया जाता है। इसी को ट्यूबेक्टोमी बंधता की विधि कहा जाता है। एक क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन मोचित करने वाला इंट्रा यूटेराइनी युक्ति होती है। कहा जा रहा है कि IUD कहा जा रहा है कि इंट्रा यूटेराइनिक यूनिट जो युक्ति होती है इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता था। कहा जाता है कि एक ऐसा हार्मोन मोचित होता है जो IUD में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी तक LNG-20 जो होता है, या तो इसी को लेवोनोगेस्ट्रियम देखिए क्या कहा जाता है इसको, देखिए कहा जा रहा है इसमें लेगो देखिए क्या है लेओनोगेस्ट्रियल, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आसानी से देखिए क्या है लेवोनोगेस्ट्रियल जो होता है, एक नेवोगोनेडोस्ट्रियल जो होता है ए इसका 20 कहा जा रहा है कि LNG इसी में लेवोनोगेस्ट्रियल 20 का प्रयोग LNG में किया जाता है। कहा जाता है कि 20 मिलीग्राम प्रतिदिन एवं मल्टीलोड 375 दोनों गर्भ निरोधक अपरा अंतरा गर्भाशय विधि होती है गर्भाशय विधि होती है जिसमें मल्टीलोड कहा जाए कि मल्टीलोड कॉपर मोचन अंतरा गर्भाशय विधि, जबकि LNG जो होता है LNG-20 हार्मोन मोचन गर्भाशय निरोधक अंतरा गर्भाशयी अपरा है, जबकि इसमें ग्रीवा टोपी तथा वाल्ट टोपी अवरोध प्रकार के गर्भ निरोधक उपयोग किया जाता है। तो ये सदैव एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो गर्भ निरोधक होता है। गर्भ निरोधक के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके वीडियो को लिंक को अपलोड किया गया, जाकर वहां से आसानी से देखकर और अपनी तैयारी से मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि इस बार आपको LNG से क्वेश्चन आया हुआ है या इसमें कहा जाता है IUD से क्वेश्चन आया हुआ है। आप उसमें से आप लोगों को कई ऐसे हार्मोन्स है जो आसानी से उसमें आपको अच्छे से समझाया गया है कि कौन कौन सा हार्मोन्स गर्भ निरोधक के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, सहायक जनन प्रौद्योगिकी
सहायक जनन प्रौद्योगिकी आईवीएफ के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? तो कहा जा रहा है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी आईवीएफ के अंतर्गत किसका स्थानांतरण किया जाता है? तो आईवीएफ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके भी ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी आईवीएफ के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? तो इस प्रक्रिया में 42 का ऑप्शन देखा जाता है। तो इसमें युग्मनज का फैलोपियन नलिका में ही स्थानांतरण किया जाता है। कहा जा रहा है कि युग्मनज जो होता है इसमें फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि वाह्य पात्र निषेचन के अंतर्गत पात्र निषेचन के अंतर्गत निषेचन मां के गर्भाशय से बाहर परखनली में होता है। कहा जा रहा है कि इसमें जो आईवीएफ होता है, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ये हमेशा बाह्य या कहा जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाता है, या कहा जा सकता है कि इसमें माँ के गर्भाशय से बाहर परखनली में होता है। इस कहा जा रहा है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी या तकनीक निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान होता है, क्योंकि इस तकनीक में युग्मनज या जाइगोट जो होता है इसमें 8 कोशिका युक्त आ सकता है। कि आईवीएफ में कितनी कोशिकाएं होती है? तो इसमें 8 कोशिकाएं क्या होती है? 8 कोशिका। कहा जा रहा है कि 8 कोशिका युक्त भ्रूण या डिंबवाहिनी फैलोपियन नलिका में प्रत्यारोपण या स्थानांतरण कराया जाता है। इस संक्षिप्त रूप में जिप्ट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जिप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर आसानी से देख सकते हैं। जिप्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, उसके बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इसमें से इन सबों का यूज होता है, सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43 का? जन्म से पूर्व रोग लक्षण तकनीक एमनियोसेंटेसिस में विकसित होते भ्रूण में गुणसूत्री तथा आनुवंशिक विकारों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कहा जाए कि जन्म से पूर्व रोग लक्षण तकनीक का प्रयोग इसमें एमनियोसेंटेसिस में विकसित होने वाले भ्रूण में गुणसूत्री तथा आनुवंशिक विकारों की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 43 का देखा जाता है। तो इसमें ये देखिए एमनियोटिक द्रव तथा कैरियोनिक द्रव दोनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ए तथा एक सेकेंड इसमें आपका कहा जा रहा है कि कैरियोप्सिन का प्रयोग नहीं, अब इसमें देखा जा रहा है कि एमनियोटिक द्रव का प्रयोग तथा एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कुछ भ्रूणी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें कैरियोनिक द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि एमनियोटिक जो तकनीक में भ्रूण के चारों ओर उपस्थित उल्ब या इसी को एमनियोन झिल्ली से उल्ब कहा जा रहा है कि एमनियोनिक झिल्ली से उल्ब द्रव का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एमनियोटिक द्रव की एक कुछ मात्रा भ्रूण को बिना नुकसान पहुंचाए निकाल कर कहा जा रहा है कि भ्रूण को बिना नुकसान पहुंचाए निकाल कर उसको इसमें भ्रूण को बिना नुकसान पहुंचाए इसमें निकाल कर भ्रूण को बिना नुकसान पहुंचाए इसको निकाल कर विषमता की जांच की जाती है। इस एमनियोटिक द्रव में उपस्थित भ्रूण की कुछ कोशिकाओं में अध्ययन कल्चर तैयार किया जाता है, जिसमें विकसित उल्ब भ्रूण की आपातकाल में दुर्घटना धब्बा इत्यादि में रक्षा करना होता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर जन्म से पूर्व की जांच करना होता था एमनियोटिक तथा एमनियोटिक द्रव्य में उपस्थित कुछ भ्रूणी कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर डी हो जाता है। ए और सी दोनों के दोनों राइट आंसर होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए, निम्नलिखित जनन क्षमता सीमित करने वाले जनसंख्या नियंत्रण उपायों में से सर्वोत्तम विषयनीय उपाय है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जनन क्षमता सीमित करने वाले जनसंख्या नियंत्रण उपायों में से सर्वोत्तम विश्वसनीय उपाय किसमें माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का है कि इसमें कहा जा रहा है कि अस्थायी विधि जो होती है इसी का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का अस्थायी विधि जो होती है इसी में जनसंख्या नियंत्रण का प्रयोग सर्वोत्तम विश्वसनीय उपाय होता है। अब इसमें कहा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण या जनन क्षमता सीमित रखने में सर्वोत्तम विश्वसनीय तथा कारगर उपाय अस्थायी विधि जैसे वैसेक्टोमी किसका प्रयोग देखिए कौन कौन सा है?
देखिए कौन कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाता है जनसंख्या रोकने में। ये जो अस्थायी विधि होती है इसमें वेसोक्टोमी होता है, वेसोक्टोमी। वेसोक्टोमी ऑपरेशन कर कर, ट्यूबेक्टोमी, वेसोक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी तथा इत्यादि तकनीक का प्रयोग करके हम क्या क्या किया जाता है कि आसानी से गर्भ निरोधक या कहा जाता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है कि इस विधि के अंतर्गत शुक्राणु तथा अंडाणु के गमन पथ को निरुद्ध किया जाता है। एक कहा जाता है वेसोक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नर नसबंदी तथा मादा नसबंदी के थ्रू आसानी से रोका जा सकता है। पुरुषों में शुक्रवाहिनी को बांध कर या काट कर शुक्राणुओं की को योनि में विसर्जन को प्रतिबंधित करते हैं, यह वेसोक्टोमी कहलाता है। जबकि महिलाओं में फैलोपियन नलिकाओं को काट कर तथा बांध कर अंडाणुओं को गर्भाशय तथा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करने की यह शल्य का चिकित्सक ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। वेसोक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी दो ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा आसानी से जनन क्षमता को रोका जा सकता है। एक प्रकार की अस्थायी विधि होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का, सेमिनल द्रव्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति कहलाती है। कहा जा रहा है कि सेमिनल द्रव्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति कहलाती है। तो सेमिनल द्रव्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? तो एजुस्पर्मिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एजुस्पर्मिया कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि सेमिनल द्रव्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति को एजुस्पर्मिया कहा जा रहा है कि एजुस्पर्मिया कहा जाता है। जबकि शुक्राणुओं की कम संख्या में कहा जा रहा है कि देखिए सेमिनल द्रव्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति को का जब सेमिनल द्रव्य में जब शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पर उस क्रिया को या उसको एजुस्पर्मिया कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जब शुक्राणुओं की संख्या कम संख्या में उपस्थित होते तो इसी को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। देखिए ओलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया क्या होती है? तो ओलिगोस्पर्मिया में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, लेकिन उपस्थित होता है लेकिन उसकी मात्रा क्या जाती है? कम होती है। तो इस क्रिया को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। लेकिन जब अनुपस्थित होती नहीं पाई जाती तो इसी को एजुस्पर्मिया कहा जाता है। तो एब्सोल्यूटस कहा जाता है कि एब्सोल्यूट अक्षमता में शारीरिक संबंधी अस्थायी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इसी को फीमोसिस शिश्नाग्र के दीर्घीकरण को कहा जाता है कि जब इसमें अधिक मात्रा में शुक्राणु उपस्थित हो जाते हैं तो इसी को फियोमिस कहा जाता है। फीमोसिस क्या होता है? फीमोसिस कहा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 44 का आ जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। देखिए असत्य कथन को पहचानना है तो 46 का असत्य कथन क्या आता है? असत्य कथन देखिए असत्य मतलब गलत कथन। देखिए कहा जाता है कि सम युग्मनज रचना कार्य तथा व्यवहार में समान होते हैं। ये सही है क्योंकि समान युग्मनज होते हैं तो समान कार्य में समान तथा व्यवहार में समान होते हैं। विषम युग्मनज रचना कार्य तथा व्यवहार में भिन्न होते हैं। ये भी सही है। ओमाइसीटिस में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा तथा चल होता है, जबकि नर शुक्राणु बड़ा तथा अचल होता है। देखिए नर शुक्राणु हमेशा चल होते हैं, अचल कभी नहीं होते। तो इस प्रकार से असत्य कथन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि क्लेमाइडोमोनास समयुग्मनज और विषम युग्मनज दोनों को दर्शाता है और इसमें फ्यूकस अंड युग्मनज को दर्शाता है। ये इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि असत्य कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका क्वेश्चन गलत कथन है। तो इसमें कहा जा रहा है कि देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या इसके बारे में समझा गया है। देखिए कहा जा रहा है कि oocyte अंड युग्मनज को प्रदर्शित करता है। कहा जा रहा है कि जो oocyte होता है यह सदैव अंड युग्मनज को प्रदर्शित करता है। इसमें नर युग्मक छोटा तथा गतिशील। कहा जा रहा है कि इसमें नर युग्मक जो होता है ये छोटा होता है तथा चल होता है। कैसा? तो जब नर युग्मक क्या होता है मात्रा में कैसा होता है? संरचना में छोटा होने के साथ ये सदैव क्या रहता है? चल मतलब हो जाएगा कि ये क्या रहता है? ये सदैव गतिशील होते हैं।
चल मतलब क्या होता है, ये गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मनज बड़ा तथा अगतिशील होते हैं, या तो कहा जा सकता है कि अचल होते हैं। जो मादा होती है इसमें उल्टा जो मादा होती है, देखिए मादा जो होते हैं इसमें मादा जो होते हैं ये बड़ा तथा अचल होते हैं। अचल मतलब कहा जाता है अगतिशील होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि इसमें समय युग्मनज, जैसे इसमें समय युग्मनज के बारे में आप स्पष्ट रूप से आपको पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर आसानी से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 देखिए। देखिए 47 क्वेश्चन आपका 2013 से ये देखिए नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका आप लोगों को इंतजार था। ये देखिए नीट के आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए AIPMT तथा CPMT को 2013 से पहले 2012 में क्या क्या कर दिया गया, 12 में था लेकिन 2013 में इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि नीट के क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे, अब हम लोग इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं। देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से ध्यान से देखना है। एक सेकेंड, देखिए क्या है कि सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है। कहा जा रहा है कि सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है। कहा जा रहा है कि सामान्य रूप से देखा जाता है जो लैंगिक जनन होता है समान उत्पाद उत्पन्न करता है। तो ये कैसे होते हैं, तो लैंगिक जनन जो होते हैं सदैव ये नए आनुवंशिक संयोग होते हैं जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि समानता लैंगिक जनन की बात किया जाता है, इसके जो उत्पाद होते हैं समानता भिन्न की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन तथा कायिक जनन के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो स्पष्ट रूप से समझाते हुए अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अब वहां पर ध्यान से आपको ध्यान देकर लैंगिक जनन अलैंगिक जनन आपको पता है, लेकिन उसमें उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानियां क्या होती है, लैंगिक जनन के अलैंगिक जनन के तथा कायिक जनन के, अगर आपको वहां उसको याद रहेगा तो वो आसानी से आप इसमें से इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप लोग देखिए 12th और 11th में जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोग को बारीकी से बस खाली उसके बारे में समझते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर आप क्वेश्चन करना का तरीका समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से उससे जो पढ़े हुए हैं उसके पढ़े हुए से आप आसानी से क्वेश्चनों को भी पुटअप कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है ये नए आनुवंशिक संयोग होता है जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि 47 का देखिए क्या है, लैंगिक जनन नए आनुवंशिक संयोग होता है जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं जो उत्पन्न करते हैं, किसको उत्पन्न करते हैं, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बीज की दीर्घ क्षमता प्रवर्धित प्रसुप्ति तथा विशाल जीव संहति होती है। साथ मतलब का विशाल जीव संग होते हैं, साथ होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विशाल जीव संहति होती है जो लैंगिक प्रजनन से संबंधित नहीं पाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो कहा जा रहा है कि इसमें लैंगिक जनन से संबंध किसमें बताया जा रहा है कि इसमें संहति में समानताएं नहीं पाई जाती है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें समानता लैंगिक जनन की जो क्षमताएं होती है सदैव सी हो जाती है। जो इसमें कहा जा रहा है कि आनुवंशिक संयोग से जो होते हैं ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं, समानता भिन्नता दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 48 का देखिए क्या है, लैंगिक चक्र के निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया में मुख्य युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। कहा जा रहा है कि लैंगिक चक्र के निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया में युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। कहा जा रहा है कि किस प्रक्रिया में युग्मक संलयन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि द्विगुणित द्विजारूकता में देखा जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन दोनों होते हैं। किसमें, द्विगुणित द्विजारूकता में। देखिए 2013 में एक क्वेश्चन आए हुए हैं। 48 के देखा जा रहा है कि सामान्यतः लैंगिक क्या है, सामान्यतः लैंगिक चक्र जो होता है उसमें उभय लिंग मिश्रण में युग्मक संलयन होता है। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज जो बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। बीज के अंकुरण एवं भ्रूण के विकास में नवीन स्पोरोफाइट पादप का निर्माण करता है। इस पादप के परागकोश या इसी को परागकोश को गुरु बीजाणुधानी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्रमशः लघु बीजाणु या परागकण एवं गुरु बीजाणु बन जाते हैं तथा पुनः नर तथा मादा युग्मक बन जाते हैं। इस
अतः कहा जा सकता है इससे सामान्य लैंगिक चक्र में अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन दोनों होते हैं। तो कहा जा रहा है कि लैंगिक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन दोनों होते हैं। तो किसमें हो जाते हैं? ये सदैव द्विगुणित बीजाणुकता में युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का देखिए, निम्नलिखित में से किसमें वर्धी जनन पत्तियों में उपस्थित कलिकाओं द्वारा होता है? देखिए वर्धी जनन पत्तियों की उपस्थित कलिकाओं द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ये ब्रायोफिल्लम में जो वर्धी जनन की पत्तियों में कलिकाओं द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है। कहा जा रहा है कि ब्रायोफिल्लम में कायिक जनन पत्तियों की किनारों पर उपस्थित पत्र फलिकाओं के द्वारा होता है। तो बिग्नोनिया में कायिक जनन अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा होता है तथा एगियो में प्रकलिकाओं द्वारा होता है। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि एगियो में प्रकलिकाओं द्वारा होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें कि एडिएटम की बात करें तो एडिएटम में वर्धी या कायिक जनन की पत्तियों में वो शीर्ष पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा होता है। इसमें कहा जाता है कि ब्रायोफिल्लम की बात किया जाता है। ब्रायोफिल्लम ऐसा होता है जिसमें वर्धी पत्तियों में उपस्थित कलिकाओं के द्वारा ही लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ये एक प्रकार का कायिक जनन होता है। कायिक जनन तथा लैंगिक जनन के ऊपर वीडियो नहीं दिखे हैं तो उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 50 का। 50 क्या है? गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? कहा जा रहा है कि गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? तो गुरु बीजाणुधानी सदैव बीजांड के समतुल्य होता है। गुरु बीजाणु किसके समतुल्य होता है? सदैव बीजांड के समतुल्य होता है। कहा जा रहा है कि गुरु बीजाणुधानी में एक भ्रूणपोष होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु से बना होता है। बीजांड एक छोटी संरचना होती है जो अपरा से जुड़ी होती है। कहा जा रहा है कि बीजांड एक ऐसी संरचना होती है जो अपरा से जुड़ी होती है। प्रत्येक बीजांड एक या दो सुरक्षित आवरण बनाते हैं। जो बीजांड होता है एक या दो सुरक्षित आवरण बनाते हैं जो अध्यावरण कहलाता है। बीजांड गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या गुरु बीजांड काय कोशिकाओं का एक द्रव्यमान होता है जो अध्यावरण का साथ बंद होता है। इस प्रकार से आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को कम समय में लगभग में 25 क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप लोग एक ध्यान, जब क्लास आप लोगों का कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप लोग एक बार पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार पुनः पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे जितना अधिक कोशिश करिएगा, आप लोग एनसीईआरटी बुक को पढ़ने की कोशिश करिएगा। जितने एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप लोगों का उतने ही ज्ञान आपको इम्प्रूव होता रहेगा। क्योंकि जब आप लोग क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े इसको छोड़कर आप फिर से पुनः एक बार में प्रतिदिन एक टारगेट बनाइएगा कि आपको इतना पेज आपको प्रतिदिन पढ़ना है। और जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे बुक से तब तक आपका जीवन साथी कोई नहीं है, आपका बुक ही है। जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब बुक पढ़ेंगे तभी आप लोग सफल हो पाएंगे। अगर जब बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये 100% है। एक आध दो अपवाद होते हैं, अपवादों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग साइंस पढ़ते हैं, आपको पता है कि अपवाद वही हमेशा कन्फ्यूजन वाला होता है। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं लाना है। तो जब जितना देखिए अक्सर करके देखा जाता है कि कन्फ्यूजन कब होता है? जब आधा अधूरा ज्ञान होता है तब कन्फ्यूजन होता है। जब हमको अच्छे से ज्ञात होता है उसके बारे में तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन जहाँ पर है वहाँ पर आधा अधूरा ज्ञान है। आप लोग आधा अधूरा ज्ञान नहीं, आप लोगों को पूरा का पूरा ज्ञान लेना है। इसलिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। प्रतिदिन आपके लिए 25 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी को लाते रहेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं उसमें आप लोगों का क्वेश्चन का जो नंबर है उसमें आपको बढ़ा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन टफ है इसलिए हम आप लोगों के लिए प्रतिदिन सिर्फ 25 क्वेश्चन ही ला रहे हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।